हाँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है उधर माइक में? नहीं आ रही है? आएगी आएगी बेटा। हाँ, कल लोन पेयर वगैरह का निकलवाया था ना, बस लिखो ऑर्गेनिक रिएक्शन हेडिंग। भाई ये जनता जब घर जाती है तो कब तक आती है? अगले साल। आज भारत बंद है। अब ये ध्यान रखिएगा, चुनाव आने वाला है तो ऐसे बंद होते रहेंगे, लेकिन आपको बंद नहीं होना है। तो कैसा भी बंद हो, आपको आना जरूर है। रास्ता जाम है? कहीं जाम नहीं था, मैं भी आया हूं उसी रास्ते से। हाँ, कोई, मैं तो आया था भाई, कोई जाम नहीं था। हाँ, शांत शांत शांत, साइलेंट। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। लिखो हेडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। जीओसी हम पढ़ रहे हैं, और जीओसी में ही अगला टॉपिक हमने कंटिन्यू किया है ऑर्गेनिक रिएक्शन नाम का। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज सेकेंड क्लास है, ठीक है? जो लोग कल नहीं थे, थोड़ा सा पश्चाताप कर लीजिए आप कि हाँ भाई हम क्यों नहीं थे। थोड़ा सा आपको मन में दुख होना चाहिए, हम क्यों नहीं थे, है ना? जीओसी लेक्चर 2। हाँ भाई, जल्दी बैठो। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। अच्छा, एक और चीज, आप लोग का फिजिक्स का पेपर मंथन वाले पेपर से मैच कर रहा है क्या? पूरा पूरा मैच कर रहा है? पूरा पूरा मैच कर रहा है? कोई बात नहीं, पता नहीं था, मैच कर रहा ही अपने आप में गलत है ना? चलो खैर, तो उसको चेंज करवाया जाएगा अब, है ना? या तो मंथन वाला टेस्ट ना मिले आपको, कोई ना कोई चेंजेस तो होगा। चलो, हाँ भाई, ध्यान से बोर्ड पे बैठो, जल्दी बैठो। बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो। हाँ, मुंह बंद करो आप, जल्दी बैठो। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? तुम्हारा वो कहां गया आज, वो पतला वाला इंसान? वो हर बार लेट ही क्यों आता है वो? ऑर्गेनिक रिएक्शन, हाँ, अब शांत होकर सुनिए। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे आप पहचानते हो या कैसे देखते हो? इनऑर्गेनिक रिएक्शन हालांकि आपके सिलेबस से हट गया है। आपके इनऑर्गेनिक में केवल टोटल 10 रिएक्शन है, KMnO4 के 5 और K2Cr2O7 के 5। पी ब्लॉक के सारे रिएक्शन हटा दिए गए, और एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को तो बेचारा टाटा बाय बाय ही कर दिया। इसलिए आपके पास इनऑर्गेनिक इतना आसान हो गया है अब कि मात्र 10 रिएक्शन है टोटल इन सिलेबस। KMnO4 के 5, K2Cr2O7 के 5, ठीक है? अब आते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन खूब है, कोई डिलीट नहीं हुआ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जो था वही है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन को डिटेल पढ़ना है, यहां से बेस रखी जा रही है आपके आगे के 5 चैप्टर्स के लिए। तो आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आप समझें, आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको देखने को मिले तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ये नियम है बेटा। आपके कॉलेज में जाओगे तो आपको ये नियम पता लगेगा, है ना? ये जितने भी आपकी दोस्ती यारी चल रही है, ये सब यहीं रह जाने वाला है। कॉलेज में कोई नया ही बॉन्ड बनेगा और फिर वो शायद लंबा चल जाए। आइए, ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिख लो भाई, लिख लो, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ये दुनिया की रीत है बेटा। एंड ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद हमेशा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स हमेशा ही बन जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमेशा ही ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसे ही चलता है कि पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बन जाएंगे।
किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप ले लो, चाहे आप स्टार्ट करो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन से टिल अमाइन, यही होगा कि जो भी पुराने बॉन्ड बने हुए हैं वो टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। हमें पूरा यही पढ़ना है कि कैसे बनेगा, ओल्ड बॉन्ड्स कैसे टूटेगा और न्यू बॉन्ड्स कैसे बनेगा, यही हमें पढ़ना है। और जो जीओसी चैप्टर है, इस चैप्टर में बस हमें बॉन्ड टूटने की कहानी पढ़नी है। हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखेंगे। जीओसी में जो भी है इंटरमीडिएट पढ़ना है, फ्री आपके एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब बॉन्ड टूटने की कहानी बताते हैं, है ना। इसमें दो पार्ट हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना। जो ब्रेक होने वाली कहानी है वो जीओसी है, और जो फॉर्म होने वाली कहानी है अगले 5 चैप्टर है। तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इसको बोला जाता है बेटा बॉन्ड फिजन। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इसी को ब्रैकेट में कर लीजिए, दिस इज नोन एज बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन या एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी अगर मैं लिख दूं तो इसको बोला जाता है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज, दोनों का मतलब यही होता है कि बॉन्ड जो पुराना है वो टूट जाएगा। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, जो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है CH3Cl और इसकी रिएक्शन मैंने कराया है KOH से। अब जो नया फॉर्मेशन होगा, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, कल हमने चार्ज के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की थी, उसको आज इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें पता है कि ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये दिख रहा होगा सबको। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, CH3Cl ऐसा होता है। आप मत समझ आना हाइड्रोजन नहीं है वो। चलो, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल माइनस दे दूं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेल प्लस दे दूं? ये आपका कोवलेंट कंपाउंड था, डेल माइनस डेल प्लस आ जाएगा। लेकिन सामने वाला देखोगे आप तो यहां पे आयनिक कंपाउंड दिख रहा होगा, एक मेटल और नॉन मेटल है। तो आयनिक कंपाउंड में तो डेल चलता नहीं, आयनिक कंपाउंड में तो पूरा प्लस और पूरा माइनस चलता है। कोवेलेंट कंपाउंड में डेल माइनस डेल प्लस चलता है, आयनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट आयन होता है वो, इसलिए पूरा प्लस पूरा माइनस होगा। अब ध्यान दो, पूरा ऑर्गेनिक बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है। चार्ज इसलिए पढ़ाया था, पूरे ऑर्गेनिक में अपन चार्ज से ही करने वाले हैं। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई अलग थ्योरी नहीं, कोई अलग मैकेनिज्म नहीं, चार्ज ही मैकेनिज्म है। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, चार्ज के बेसिस पे ब्रेक होंगे। देखो कैसे ब्रेक हो रहे हैं, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ब्रेक होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ब्रेक होगा। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे चार्ज के बेसिस पे, और नया बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी चार्ज के बेसिस पे। अब चार्ज के बेसिस पे कैसे फॉर्म होगा? इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या CH3OH बन गया, चार्ज के बेसिस पे बॉन्ड बन गया। दूसरा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या दूसरा वाला KCl बन गया, दूसरा वाला KCl बन गया। तो हमेशा जो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है वो भी चार्ज के बेसिस पे, जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी चार्ज के बेसिस पे, है ना। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इसी तरह से होता है। आपको जब भी कोई रिएक्शन दिखे आप आंख बंद करके चार्ज लिख लेना। जैसे ही मुझे वो रिएक्शन दिखा व्हाइट वाला, वहां पे मैंने चार्ज लिख दिया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस पे प्लस, केटाइन पे प्लस, एनाइन पे माइनस। केटाइन मतलब मेटल पे प्लस, नॉन मेटल पे माइनस। और जैसे ही आपने चार्ज लिखा, अपोजिट चार्ज को मिला दो। पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। हमेशा ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन तक हम लोग ऐसे ही कराएंगे, जब तक SN1 SN2 E1 E2 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग का रिएक्शन चार्ज पे चलेगा। आ जाओ, अब देखोगे ये जो बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज है, क्या वो रिएक्टेंट साइड हो रहा है? बॉन्ड, जो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं किधर होते हैं? रिएक्टेंट में। और जो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये किस साइड फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट साइड में हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में हो रहा है। दिस इज प्रोडक्ट साइड। इस रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट समझना हो तो क्या एरो के लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोल दोगे और एरो के राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोल दोगे? बढ़िया। अब अभी ध्यान से देखना, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहां पे ये जो पूरा रिएक्टेंट है, ये केवल व्हाइट वाला पोर्शन देखना, ये जो रिएक्टेंट है इसमें दो मॉलिक्यूल है, एक CH3Cl और एक KOH। इस CH3Cl और KOH में से
OH माइनस ने अटैक किया होगा CH3 प्लस पे, इसके माइनस ने अटैक किया होगा CH3 प्लस पे, और इस वापस से ये दोनों आपस में मिल गए होंगे के प्लस और Cl माइनस। अटैक एक ही करता है हमेशा। तो OH माइनस ने अटैक किया होगा CH3 प्लस पे। तो रिएक्टेंट साइड में दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए, एक तो अटैक कर रहा है और दूसरा अपने ऊपर अटैक करवा रहा है। एक अटैक करने वाला हुआ OH माइनस और दूसरा अटैक अपने ऊपर करवा रहा है CH3Cl। तो जो अटैक कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, और जो अटैक करवा रहा होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। और रिएजेंट और सबस्ट्रेट मिलके प्रोडक्ट बनता है। हमने अभी पढ़ा कि रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेगा। कैसे बॉन्ड टूटेगा? चार्ज के बेसिस पे। कैसे बॉन्ड बनेगा? चार्ज के बेसिस पे। पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब जब ये टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है? इसने अटैक किया होगा तभी तो टूटा है बॉन्ड। अब ये अटैक करने वाले को क्या बोलते हैं? रिएजेंट। और जिस पर अटैक कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट। तो ये जो आपका रिएक्टेंट है ये दो पार्ट में है, लिखना मत। ये जो अभी आपका रिएक्टेंट है इसके फर्दर दो पार्ट है। एक है आपके पास सबस्ट्रेट, वन इज सबस्ट्रेट, और दूसरा है आपके पास रिएजेंट। एक है सबस्ट्रेट और दूसरा है रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑन विच रिएजेंट अटैक्स। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल जिस पर अटैक हो रहा है, या इसका सीधा बोलो जो अपने ऊपर अटैक करवा रहा है ना। तो सबस्ट्रेट का मतलब हुआ मॉलिक्यूल ऑन विच रिएजेंट अटैक्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक कर रहा है उसको क्या बोल देंगे? सबस्ट्रेट। और रिएजेंट क्या है? वैसा मॉलिक्यूल विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। एक अटैक करने वाला होगा और एक अटैक करवाने वाला होगा। तो अगर अटैक कर रहा है तो वो रिएजेंट है, अटैक अपने ऊपर करवा रहा है वो सबस्ट्रेट है। आया? अटैक करने वाला रिएजेंट, अटैक करवाने वाला सबस्ट्रेट। अब ध्यान दो, ये जो सबस्ट्रेट है ये हमेशा ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। 2011-12 में एक सवाल आया था, सबस्ट्रेट कैन बी, और चार ऑप्शन दे दिया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनी वन ऑफ द अबव, या बोथ। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये हमेशा और हमेशा लिख लेना, मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए, यानी कि कार्बन कंटेनिंग ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसके अंदर कार्बन हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए। रीजन, अगर यहां पे कार्बन नहीं है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन ही नहीं रहा। फिर अगर सबस्ट्रेट में कार्बन नहीं है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहां भी कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन ही नहीं रहा। पूरे रिएक्शन में कार्बन नहीं है मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है। तो जो सबस्ट्रेट है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना पड़ेगा। दिस इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। और जो रिएजेंट है ये तो कोई भी हो, OH हो, Cl हो, कार्बन हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो बस जाके जुड़ रहा है कार्बन से, ये तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक भी कंपाउंड भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए 5 सेकंड के अंदर। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होगा। ब्रेक कहां होगा? रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में ब्रेक कैसे होगा? चार्ज के बेसिस पे। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट को पढ़ा। जीओसी में पूरा रिएक्टेंट ही पढ़ना है, प्रोडक्ट तो हाइड्रोकार्बन में आएगा।
कल हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर डॉक्टर्स केस। आप आना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। पीएमसीएच। वैसे ना आए। कैसे? गाड़ी चाहिए आप लोग को? ट्रैक्टर कर दें एक? ट्रैक्टर पे बैठ के आ जाना फिर। कहता हूं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। तो अपना पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए हम कर तो रहे हैं। हाँ, अगर लाठी डंडे पड़े तो बुलाएंगे कि उठा ले चलो फिर, है ना। हालांकि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट है, उम्मीद करता हूं कि उसमें कुछ ना हो। कल है 2 बजे, 3 बजे से स्टार्ट होगा। दैट विल गो फॉर हाई कोर्ट, और पीएमसीएच से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सीएम हाउस। हाँ, उसको मैं लीड कर रहा हूं। तो पीएमसीएच वाले बच्चे हैं अपने, तो उन्होंने कहा कि हमें वो चाहिए, मीडिया कवरेज चाहिए। तुम कहाँ रह जाते हो? तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है भाई इतना? तो वो हम लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा चिल्ला पड़ेंगे हम लोग। मीडिया मीडिया हमारा कैसे है भाई? कर दूं? दिसंबर में तुम लोगों को सही में विश्वास हो गया है क्या? अरे दिसंबर में मैं यहीं पे आ जाऊंगा तुम्हारे साथ, वन शॉट करा रहूंगा उस समय। चलो, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या करूं। हाँ, पढ़ लें अपन। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो तरह के होते हैं, ये हो गया। अब आते हैं, अब हमें सबस्ट्रेट पढ़ लिया हमने, अब हमें रिएजेंट को फर्दर क्लासिफाई करना है कि जो अटैकिंग स्पेशी है वो कितने तरह के होते हैं। अटैक करवाने वाला तो कॉमन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ना कोई होगा, जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो अटैक करने वाला है वो कैसे कैसे अटैक कर सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे रिएजेंट के दो पार्ट है। अभी हम पढ़ेंगे रिएजेंट के फर्दर दो पार्ट्स हैं। रिएजेंट के फर्दर आपके पास दो पार्ट्स हैं। अटैक करने वाले दो तरीके के हैं। कैसे कैसे, किसी को पता है? दो तरीके के रिएजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे वाले को बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इसमें बड़े अच्छे से आपको पता होता है कि जो फाइल है उसका मतलब क्या है, प्यार करने वाला। बहुत अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोफाइल में तुम्हें इसमें क्या हो टाइप का लगा? प्यार में हो लग गया तुम्हें? प्यार तो बेटा मम्मी पापा आपसे करते हैं, आप अपनी बहनों से करते हो। प्यार तुम्हें एक ही जगह क्यों दिखता है? प्यार डिफरेंट तरीकों का भी होता है बेटा। भेजे में ना अच्छी चीजें भरा करो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, और न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लवर। यानी कि न्यूक्लियस का मतलब हो जाएगा आपके पास प्रोटोन, और प्रोटोन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। प्रोटोन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा सिंपली आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन। अच्छा एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, क्या वजह होगा? इसका मतलब उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, यानी कि यह हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज स्पेसी। पॉजिटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज स्पेसी, नेगेटिव चार्ज स्पेसी। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज स्पेसी और नेगेटिव चार्ज स्पेसी इसको बोला जाता है। इसीलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में
इलेक्ट्रोफाइल को बेटा ई प्लस बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल इज ई प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज जो होंगे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, और न्यूक्लियोफाइल जो होंगे उसको बोला जाता है एनयू माइनस। नेगेटिव चार्ज स्पेसी एनयू माइनस, इसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए। एक और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसको आपने हाइपोवैलेंट पढ़ा होगा, उसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वहां भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने भी हाइपोवैलेंट हैं, जितने भी हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हैं, वो उनको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन सारे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। आप इसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट। ऑक्टेट से कम है, इनकंप्लीट। अच्छा, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, अच्छी बात है। इसको क्या मैं बोल दूं, हाइपोवैलेंट। ऑक्टेट इनकंप्लीट वाले को हाइपोवैलेंट बोलते हैं ना, हाइपोवैलेंट स्पेशीज। ऑक्टेट इनकंप्लीट वाले को हम लोग हाइपोवैलेंट स्पेशीज बोलते हैं। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज का मतलब ध्यान से देखना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना ही पड़ेगा। एंड ऑक्टेट कंप्लीट के बाद मस्ट हैव, ऑक्टेट कंप्लीट एंड मस्ट हैव लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके बाद नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, मार्क कर लीजिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो भले ही उस पर 1000 लोन पेयर पड़ा हो, 1000 नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले तो खुद ऑक्टेट कंप्लीट, खुद स्टेबल होना चाहिए, तब तो वो डोनेट करेगा। अगर खुद ही अनस्टेबल है तो वो डोनेट क्यों करेगा? तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होंगे, इनको पहले स्टेबल होना पड़ेगा, तभी ये डोनेट कर पाएंगे, अदरवाइज डोनेट नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज कितना ही हो, लोन पेयर कितना ही हो, पहले इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तब ये डोनेट करेंगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल के तौर पे H प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, Br प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, SO3H प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, NO प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, NO2 प्लस, R प्लस, CH3 प्लस। ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज में क्या क्या आ जाएंगे, H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। अगर वही माइनस लगा दो तो ये हो जाएंगे आपके पास न्यूक्लियोफाइल में, H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इनफैक्ट आप लिख लो X माइनस, OH माइनस, OR माइनस, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज। और एग्जांपल लिख लो आप, जैसे मान लो आपके पास मैं लिख रहा हूं CH2OH, यहां पे कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन पे क्या है, डेल प्लस, कार्बन पे क्या है, डेल प्लस। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है CH3COOH, यहां पे ये कार्बन क्या है, कार्बन पे डेल प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कार्बन की बात कर रहा हूं केवल मैं। जैसे मान लो आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे मान लो आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, हालांकि अनस्टेबल है बट है तो इलेक्ट्रोफाइल। ये जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसी दिखे, ये सब क्या कहला जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज की बात करते हैं, BF3 है ना, BH3 है ना आपके सामने, BCl3, ये सब क्या है आपके सामने, AlCl3, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवैलेंट है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो ZnCl2, जैसे मान लो लिखा हो PbCl2, PbCl4, SnCl2, SnCl4, ये जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज।
एक क्वेश्चन पूछूंगा, बोर्ड पे देखना, SnCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? भाई ये कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये भी 4 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्यों लिखा मैंने उसको उधर इलेक्ट्रोफाइल में? हाँ, इसका एक रीजन है, इसके पास डी ऑर्बिटल तो खाली है ना, Zn के पास भी डी ऑर्बिटल खाली है, पीबी के पास भी डी ऑर्बिटल खाली है, Sn के पास भी डी ऑर्बिटल खाली है। तो डी ऑर्बिटल खाली है तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, और जो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। जो एक्सेप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जितने भी लिखे हैं सामने वाले Zn के बाद, इन सब में डी ऑर्बिटल खाली है। एल में भी डी ऑर्बिटल खाली है, बोरोन में भी एल में पी ऑर्बिटल खाली है, बोरोन में पी ऑर्बिटल खाली है, बोरोन में पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये वाला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस, लेस पे प्लस, तो कार्बन जो है प्लस है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी आ गया। इलेक्ट्रोफाइल्स को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक्सेप्टर्स। अब इस एग्जांपल के बाद आपको समझ में आओगा, जो भी एक्सेप्ट कर सकता है, जहां भी वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए, जहां भी पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, वो सब क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टर्स। हाँ, कहां पे? अच्छा ये वाला, हाँ। एक्सेप्टर्स के बाद न्यूक्लियोफाइल को लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, डोनर्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा डोनेट नहीं करेगा, डोनेट तभी करेगा जब इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। न्यूक्लियोफाइल्स आर डोनर्स, नॉट ऑलवेज। तभी जब इसका खुद का, जब खुद स्टेबल होगा तभी तो डोनेट करेगा, जब खुद ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तभी तो डोनेट करेगा, ऐसे सबको डोनेट नहीं करेगा। चलिए, SnCl4 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है अब RC डबल बॉन्ड OCl। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOR, एक्सेट्रा। ये जितने भी आपके लास्ट वाले रो में लिखे हैं, देखो सब में कार्बन पे प्लस है, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस आ गया तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस, मोर पे माइनस, लेस पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस एंड लेस पे प्लस। कार्बन हर जगह माइनस, कार्बन हर जगह पे डेल्टा प्लस है। और जहां जहां पॉजिटिवली चार्ज स्पेसी दिख जाए, इलेक्ट्रोफाइल समझ जाना, या तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसी होगा, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, या तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। बस 3 कंडीशन है इलेक्ट्रोफाइल में, 3 कंडीशन है बेटा। उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास हाइपोवैलेंट बोल दो उसको, या तो हाइपोवैलेंट होगा, और या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। बस ये 3 कंडीशन है जो क्या काम आएगा आपके इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इसके बाहर है ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल। दीज 3 आर ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल की इतनी चर्चा हो गई, आइए न्यूक्लियोफाइल की चर्चा कर लें। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसी होंगे वो सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे मान लो आपके सामने ये एग्जांपल लिख लो, Cn माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, है ना, फिर आ जाओ CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसी हैं ये सब, NH2 माइनस, है ना, NH माइनस 2, N माइनस 3, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आप लेना चाहो ले लो, O माइनस 2, ये सब के सब क्या कहला जाएंगे? दे ऑल आर नेगेटिवली चार्ज स्पेसी एंड डोनर्स एंड न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ZnCl2 कैसे होगा? +2 हो गया, 3d10 हो गया, बता रहा हूं। क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ZnCl2 में? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो सारी कंडीशन देखना, हाइपोवैलेंट भी देखना है, पॉजिटिव चार्ज भी देखना, वैकेंट ऑर्बिटल देखना। इधर आओ, ये जितने भी थे नेगेटिव चार्ज स्पेसी हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। अब ध्यान देना, वाटर की बात करें तो ये वाला जो मैं बता रहा था सेकंड पॉइंट, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट देखो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी
ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद लोन पेयर पड़ा हो या ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, स्टेबिलिटी से ज्यादा है, इसलिए स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल हो गया। नेक्स्ट, अमोनिया ले लो, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर पड़ा हुआ है। अल्कोहल ले लो, RnH2 ले लो, एक सेकेंड, R2NH ले लो, R3N ले लो, हाँ होगा बिल्कुल। ऑक्टेट डिस्टर्ब, लोन पेयर शेयर होता है, डोनेट कभी नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ लिया, कभी भी आप, ये थोड़ी होता है कि लोन पेयर उड़ के दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा। लोन पेयर यही रहता है, सामने वाले को शेयर हो जाता है। तो यहां भी है, सामने वाले के काम भी आ रहा है ना, यहां भी स्टेबल कर रहा है, सामने वाले के काम भी आ रहा है वो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप लोग पढ़ते हो ना, लोन पेयर डोनेट हो जाता है, लोन पेयर डोनेट थोड़ी होता है, लोन पेयर शेयर होता है। वीबीटी का डेफिनेशन है। हाँ, एक और बेहतरीन एग्जांपल है, RMgX लिखा हो तो क्या आप ग्रिग्नार्ड समझ जाओगे? R2CuLi लिखा है तो क्या आप गिलमान रिएजेंट समझ जाओगे? R2Zn लिखा हो तो क्या आप फ्रैंकलैंड रिएजेंट समझ जाओगे? अगर नहीं समझे हो, नहीं सुने हो, तो हाइड्रोकार्बन तक का वेट कर लीजिए। मान लो आपके पास LiAlH4, ये पूछा गया है न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, सोचिए 15 या 16 के आसपास का कोई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया था, चूज द हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रेजेंट, और 10 एग्जांपल लिखे हुए थे वहां पे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था। ये सारे एग्जांपल लास्ट में लिखे हुए हैं, NaBH4, NaH, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, लास्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान देना। देखो न्यूक्लियोफाइल के लिए बोर्ड पे देखना, जितने भी नेगेटिव चार्ज आ गए वो सारे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा है तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, या फिर ऑर्गेनोमेटलिक हो जाए। ऑर्गेनोमेटलिक का मतलब कार्बन मेटल से बॉन्ड बना रहा है, ऑर्गेनोमेटलिक कहलाता है। जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड से, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कहते हैं। देखो आर का मतलब कार्बन है, क्या कार्बन मैग्नीशियम मेटल से जुड़ा हुआ है? ऑर्गेनोमेटलिक। यहां पे आर का मतलब कार्बन है, क्या कॉपर मेटल से जुड़ा हुआ है? ऑर्गेनोमेटलिक। आर यहां जिंक मेटल से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनोमेटलिक। और जब जब ऑर्गेनोमेटलिक आपको अगले 5 चैप्टर में दिखे, और हर चैप्टर में दिखेगा, जब जब ऑर्गेनोमेटलिक दिख जाए आप आर माइनस समझ जाना। ऑर्गेनोमेटलिक की टेंडेंसी होती है आर माइनस देना, ये भी अपना आर माइनस ही देगा और ये भी आर माइनस देगा, और माइनस दे रहा है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल हो गए? जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हर चैप्टर में आती है, एवरी चैप्टर में ग्रिग्नार्ड गिलमान की रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी आए ना, ग्रिग्नार्ड ना ही गिलमान लो, कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक हो, ग्रिग्नार्ड हो, गिलमान हो या फ्रैंकलैंड हो, पहला वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दूसरा वाला गिलमान रिएजेंट है, और तीसरा वाला फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। तीनों में से कोई भी अगर आपके पास आ जाए आर माइनस दे देगा तो न्यूक्लियोफाइल है। जितने भी मेटल और हाइड्राइड हैं, देखो इन तीनों में लास्ट वाले में, क्या मेटल हाइड्रोजन से जुड़ा है? हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। क्या मेटल हाइड्रोजन जुड़ा है? सोडियम हाइड्राइड। क्या मेटल हाइड्रोजन जुड़ा है? तो मेटल अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो बेटा वो मेटल हाइड्राइड होते हैं, H माइनस रिलीज करते हैं। तो क्या माइनस रिलीज कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पेसी या तो खुद है या तो रिलीज कर रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, या तो ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर होना चाहिए। लिख लीजिए इसको फटाफट से। न्यूक्लियोफाइल के लिए 3 चीज है, या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो आपके सामने ऑर्गेनोमेटलिक हो, ऑर्गेनोमेटलिक और मेटल हाइड्राइड, और दूसरा तीसरा कंडीशन है आपके सामने ऑक्टेट कंप्लीट एंड लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट के साथ लोन पेयर हो, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहला दिया है।
तो रिवीजन के समय पर बस ये पिंक बॉक्स याद रखेंगे तो काम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को दो पार्ट में तोड़ा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट को फर्दर दो पार्ट में तोड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। एक बात बताइए, जो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूक्लियोफाइल होता है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे न्यूक्लियोफाइल होंगे? ये लिख लो, फिर नोट लिखो, ऑल फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? जितने भी फ्री रेडिकल हैं, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, वो सारे ऑक्टेट इनकंप्लीट होते हैं। ऑल फ्री रेडिकल्स आर ऑक्टेट इनकंप्लीट, और ऑक्टेट इनकंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल। वो दिखने में लगता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, एक कम है, वहां पे दो होना चाहिए था, एक है। हाँ, फ्री रेडिकल क्या बोला आपने? इलेक्ट्रोफाइल क्या? हर नहीं, क्यों? जरूरी थोड़ी है। आप देखो, कार्बोनिल भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, sp3 क्यों होगा? ये कोई कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल sp3 होगा, कुछ भी हो सकता है। बस ये तीन कंडीशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए इलेक्ट्रोफाइल में, इन तीन कंडीशन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए न्यूक्लियोफाइल में। नोट लिखो, यहां तक हो गया? एक, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद एक लाइन लिखा है जिसमें आप कंफ्यूज जाते हो, वो लाइन समझा देता हूं आपको। लिखा है कि जैसे वाटर में ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, उसी तरह कार्बन 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 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेक्सटेट कंप्लीट कर रहा है। नॉर्मली ऑक्टेट कंप्लीट करता है, स्टेबल होता है, कार्बन सेक्सटेट कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 6 का कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्टेट मतलब 8, सेक्सटेट मतलब 6। तो ये कई लोग दौड़ के आए नीचे वाले बैच में, सेक्सटेट का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसको काट दीजिए, फाड़ दीजिए वहां से, कोई काम का नहीं है वो, गधा की तरह लिखा हुआ है। सेक्सटेट क्या होता है? ऑक्टेट होता है, डुप्लेट होता है, उसने अपने मर्जी से सेक्सटेट बना दिया है ना, छोड़ो। हाँ, फर्जी चीज है ना। तो लोग लेके आए कि सर आपने ऑक्टेट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, डुप्लेट थ्योरी पढ़ते हैं, सेक्सटेट क्या होती है? हमने कहा भाई गजब, अब कल को हेप्टेट लिख दे तो ऐसे थोड़ी पीछे भागेंगे, दो ही होता है ये। वो उधर के कॉपीड हैं सब, फॉरेन ऑथर्स के। एनसीईआरटी की बनाने की कहानी मैंने आपको सुना रखी है। एनसीईआरटी जब बना था तो इंडिया में बहुत बड़ा कोई बोर्ड नहीं था, एजुकेशन बोर्ड। तो बना था तो कैसे बना था कि जल्दी जल्दी 4-5 गणमान्य लोगों को बुलाया गया जो एजुकेशन में थे, बड़े बड़े नाम उस समय, केसी सिन्हा टाइप्स, एचसी वर्मा टाइप्स, बड़े बड़े नाम, उनको बुलाया गया। उनको कहा गया कि एनसीईआरटी किताब डालनी है, हाँ गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा ना हो तो किताब पतला होना चाहिए, प्रिंटिंग में खर्चा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा जाएगा, तो किताब पतला होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 10-12 फॉरेन ऑथर की किताब मंगाई, सबकी अच्छी अच्छी लाइनें उठा के रख दी, एक्सप्लेनेशन हटा दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देंगे, डायग्राम देना पड़ेगा, छपाई में खर्च होगा, तो सारी अच्छी अच्छी लाइनें उठा के डाल दी, एक्सप्लेनेशन खुद समझो, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी की किताब खराब नहीं है, एनसीईआरटी की किताब बहुत सारे अच्छी फॉरेन ऑथर्स की किताबों का मिक्सचर है विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऐसा स्टंट है जो टीचर के पढ़ाने के बाद करें, अकेले में घर पे ना करें, खुद अकेले, हो सकता है आपके साथ नुकसान हो जाए, इसलिए ये ऐसा स्टंट है जो निगरानी में किया जाए, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट रिएजेंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया। लिखो नोट, नोट ये कहता है कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल, नोट ये कहता है कि जितने भी फ्री रेडिकल हैं, ऑल फ्री रेडिकल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ऑल फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, CH3 फ्री रेडिकल। मुझे बताओ CH3 फ्री रेडिकल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है?
लुईस वाला से बताना, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां और 1, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट कंप्लीट बोल दूं, इनकंप्लीट बोल दूं? इनकंप्लीट। तो ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो जितने भी फ्री रेडिकल हैं, कॉमा, जितने भी आगे जाके बेटा आपको कार्बीन पढ़ना है, एक रिएक्शन है कार्बीन का एनसीईआरटी में, आपने सुना होगा, राइमर टिमन रिएक्शन, राइट? राइमर टिमन रिएक्शन के लिए आपको कार्बीन पढ़ना पड़ता है, केवल एक रिएक्शन है राइमर टिमन रिएक्शन। कार्बीन का मतलब होता है CH2 विथ अ लोन पेयर, CH3 विथ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बोलते हैं, CH2 विथ लोन पेयर कार्बीन बोलते हैं। अब आओ, क्या इसमें कार्बीन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए क्या? 2 2 4 और 2 6 हो गए क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकंप्लीट है? तो ऑक्टेट इनकंप्लीट वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे, बढ़िया। उसी तरह एक और होता है नाइट्रीन, और नाइट्रीन जो है कहीं दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस में नहीं है, एडवांस में है। तो नाइट्रीन लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए नॉट इन सिलेबस, ताकि आपको याद रहे कि नहीं पढ़ना है, ठीक है? नाइट्रीन तो फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन सिलेबस में नहीं है। ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, आर इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेंगे। ऑक्टेट इनकंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एक बात बताओ, वाटर न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। वाटर के बाद H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल? सुनो सुनो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? भाई यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर पड़ा है, तो वाटर इज न्यूक्लियोफाइल। बड़े अच्छा समझ में आ गया। एक और चीज, वाटर ने एक लोन पेयर दे दिया और लोन पेयर देने के बाद ये H3O प्लस बना लिया, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है। H3O प्लस में कल भी पढ़ा था एक लोन पेयर होता है, आपको अगर समझना है तो H3O प्लस ऐसे बना लो, प्लस 6 होने चाहिए थे, प्लस की वजह से 5 हो गया, 3 तो बॉन्ड बना लिया, 2 यानी कि एक लोन पेयर आ गया। H3O प्लस में एक लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं? ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने ये सेम एग्जांपल बोला था, कल भी मैंने एक सेम एग्जांपल बोला था कि एक कंपाउंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दूसरा लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब सोचो, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है क्या? कहां से इलेक्ट्रोफाइल नजर आ रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ना ही वो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही वो न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया? अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता तो सोच सकते थे इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सेकेंड पीरियड का वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो H2O न्यूक्लियोफाइल है, बट H3O प्लस ना तो इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही न्यूक्लियोफाइल है। इज नाइदर, आपके 2-3 जगह मिल जाएगा सवाल, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल, बगल वाली बिल्डिंग का मॉड्यूल खोलोगे उसमें मिल जाएगा। हम सबका पढ़ाते हैं बेटा, अपना नहीं। H3O प्लस इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, और या नॉर जो भी लिखना है, ऑन एंड भी चलेगा। चलो, ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो दूसरा लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हाँ यस, तीसरा एग्जांपल वही ले रहा हूं मैं, आ रहा हूं तुम्हारे पास भी। NH4 प्लस की बात कर लो, NH4 प्लस तो अलग रीजन से नहीं है, NH4 प्लस के पास लोन पेयर ही नहीं बचा भाई, NH4 प्लस के पास लोन पेयर ही नहीं बचा। नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए, प्लस की वजह से 4, चारों के 4 बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर है ही नहीं। तो ये हो जाएगा NH4 प्लस इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल। हाँ, BH4 माइनस, आइए, BH4 माइनस बोरोन है, H है, H है, H है,
और माइनस, बिल्कुल सही बात है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक बात है, लोन पेयर नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है क्योंकि चौथा बॉन्ड बना लिया है। लेकिन क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन H माइनस के फॉर्म में डोनेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। भाई जो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो तो डोनेट कर ही देगा, किसी H प्लस को डोनेट कर देगा, वापस ये BH3 बन जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। NH4 प्लस के साथ ऐसा केस नहीं है। नेक्स्ट, BH4 माइनस होता है बेटा, चलो कल ही भी कराया था BH4 माइनस वाला एग्जांपल। लिखो नेक्स्ट, एम्बीफाइल, जल्दी से नोट कर लो। तो दो टर्मिनोलॉजी है, एक है एम्बीफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एक और होता है एम्बीफाइल, और फिर पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। मैंने इधर हाल फिलहाल में एक मूवी देखी है, लापता लेडीज। क्या कमाल की मूवी है भाई, ऐसे मूवी देखना चाहिए, है ना। आप जो देखते हो वो नहीं देखना चाहिए, है ना। आप लोग एक, हाँ 12th पास थोड़ी, 12th फेल है वो, 12th पास नहीं है गधो, फेल है वो। तो अच्छी मूवी है वो, दैट इज अ गुड मूवी, जिसमें बड़ा अच्छा एक्टिंग किया उस लड़के ने। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नहीं तुम्हारी वाली खो जाएगी, पढ़ लो। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, मेढक जानते हो, आप ही की तरह होता है। आइए, एम्बीडेंटेड मेंढक की तरह होता है। मेंढक क्या होता है, पानी पे भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, एम्फीबियन बोलते हैं उसको। वैसे ही एम्फीबियन से ही एम्बीडेंटेड है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है एक से ज्यादा जगह से डोनेट कर पाए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब डोनेट कर पाए, डोनर्स होते हैं, बट एम्बीडेंटेड का मतलब होता है एक से ज्यादा जगह से डोनेट कर पाए। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मोलिक, या फिर लिखो सीधा, मोर देन वन डोनर साइट। एक से ज्यादा डोनर साइट्स अगर आपके पास हैं, मोर देन वन। बेटा इधर बहुत बात करते हो तुम, क्या एकदम शादीशुदा हो क्या आपस में? तुम्हें क्या एकदम आगे का जनरेशन प्लान कर रहे हो? चुप रहो। मोर देन वन डोनर साइट्स, अगर एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे आता है माइनस, लोन पेयर और लोन पेयर। देखो यहां कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, एक से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं। क्या हो गया ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो आपके पास दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, NH2OH का, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक ही न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी हो, देयर इज वन न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा जगह से डोनेट हो जाए, क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है एम्बीफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल। एम्बीफाइल इसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एम्बीफाइल क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल हो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर भी हो, न्यूक्लियोफाइल सेंटर भी हो। एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सेंटर भी है और न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो आपको कार्बन ने लिखा था, याद करो, तो क्या कार्बन पे डेल प्लस आया था, क्या ऑक्सीजन पे डेल माइनस आया था? तो इलेक्ट्रोफाइल भी है और देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी है। तो एक ही में अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों आए, एम्बीफाइल। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो आपके सामने मैं दे रहा हूं RC डबल बॉन्ड OH, माना कि कार्बन पे डेल प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बट ये ऑक्सीजन के पास तो है ना माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये ऑक्सीजन भी तो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, एम्बीफाइल। तो दिस इज, क्या लिखो इसको, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। इसको क्या बोल देंगे, एम्बीफाइल्स। जल्दी से नोट कर लो।
अब लिखो बॉन्ड फिजन, लिखने के बाद बॉन्ड फिजन या लिखो बॉन्ड क्लीवेज। अभी ये सब इंट्रो इंट्रो चल रहा है, आपके एनसीईआरटी में भी एक आध पैराग्राफ लिखा हुआ है, इंट्रो इंट्रो है, अभी जीओसी स्टार्ट नहीं हुआ है। जीओसी स्टार्ट होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट से, यानी कि इसके अगले टॉपिक से। पहले लिखो बॉन्ड क्लीवेज। हो गया? नहीं हुआ? तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है इस बार? थर्सडे को? केमिस्ट्री ने हालत खराब किया, करना भी चाहिए, है ना? क्या होता है, केमिस्ट्री के पहले एक दो पेपर मैं छोड़ देता था बाकियों पे, अब हर बार 4-5 क्वेश्चन मैं खुद ऐड कर देता हूं, है ना? खासकर ऑर्गेनिक में तो करता ही हूं, सुधांशु सर को बोल को उधर भी ऐड कराता हूं, ठीक है? तो वो जो बेंट्स रूल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो हमारा ही था। आपके इनऑर्गेनिक में भी मैं उतना ही रोल प्ले करता हूं, टेंशन मत लीजिए। जानबूझ के वैसे ही क्वेश्चन डालूंगा जिसमें आपका दिमाग चले, और यहां जितनी गलती करनी है कर लो, है ना? एक दो बार यहां गलती कर लोगे तो हमेशा याद हो जाता है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो, न्यूमैन वाला क्वेश्चन जिसमें स्टेबिलिटी पूछ रहा है ना? वो जनरली लोग एंटी मार देते हैं, वो ब्यूटेन है, पूछा प्रोपेन का है, जनरली वो एंटी समझ के ए ऑप्शन करके, और ए ऑप्शन में वही दिया हुआ है, ठीक है? पोजीशन आइसोमर वाला एक क्वेश्चन है जिसमें 8 पेरेंट चेन नहीं दिखता है ना? एक कन्फर्मर का थ्योरेटिकल असर्शन रीजन क्वेश्चन है, कन्फर्मर वाला क्वेश्चन तो मैंने बीएचयू के पेपर से उठा के डाल दिया। और जितने क्वेश्चन हैं, अगर आपको ऑनलाइन वालों को इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है ये सब कहीं ना कहीं के प्रीवियस ईयर है। जिपमर का क्वेश्चन है कोई, हाँ, कोई बहुत अर्जेंट काम हो तभी। क्या भारत बंद हो गया? हाँ तो सुनिए, ऐसा है कि अभी पढ़ाई कर लेते हैं, राइट? और इसके बाद आप लोगों को घर जाना है, बिकॉज रोड्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ भारत बंद। तो चले जाइएगा आप लोग इसके बाद ही, और जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा, यहां बैठ के शाम में जाइएगा। जो लोग दूर से आते हैं या फिर जो लड़कियां हैं जिनको दिक्कत है, दूर वाले ना जाएं, रीजन आप फंस सकते हैं उधर। तो नहीं, 8 बजे तक नहीं रुकना है, 3-4 बजे तक प्रोटेस्ट खत्म हो जाना है, 3 या 4 बजे तक शाम में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, इसके बाद की क्लास नहीं हो पाएगी, रीजन, चलो, हाँ हाँ हाँ, अब इसके बाद क्लास नहीं होगी, लेकिन ये वाली होगी। पढ़िए, लिखो भाई, बॉन्ड फिजन स्लैश बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फिजन स्लैश बॉन्ड क्लीवेज। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है? चलो पढ़ लेना, अच्छा मौका मिल रहा है आपको खुद के सेल्फ स्टडी के लिए, अच्छी चीज है।
है ना, बहुत अच्छी बात है कि मेरी क्लास हो गई। आइए बॉन्ड फिजन की बात करते हैं। देखो, हमें पूरे जीओसी में हमें यही पढ़ना है कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड टूट के क्या बनेगा। मैंने बोला ना, रिएक्टेंट वाली साइड जो कहानी होती है ये सारा जीओसी है, और प्रोडक्ट वाले साइड जो कहानी होती है वो हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइन है। तो रिएक्टेंट वाली साइड में बॉन्ड फिजन या बॉन्ड टूटने की कितने तरीके हैं? तो दो तरीके। बोर्ड पे देखो, मान लो कोई बॉन्ड बना है, एक एग्जांपल लेता हूं सीएल और सीएल का बोर्ड पे, और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं एच और एफ का। दो एग्जांपल ले लिया मैंने। सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3। दूसरा सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3। यानी कि दोनों ही इक्वल हैं, दोनों इक्वली पावरफुल है। ये भी जितने पावर से खींच रहा है उतना ही पावर से ये भी खींच रहा है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा? मैं हीट ले दूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना। तो अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो उस केस में देखो, दोनों सीएल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। चूंकि दोनों इक्वली पावरफुल हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। काफी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इनफैक्ट ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये पावरफुल है? क्या सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा? अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला। फ्लोरीन क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन भाग गया। तो देखो, दो तरह से बॉन्ड टूट रहा है। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो आपका बॉन्ड इक्वल टूटेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो क्या एक बॉन्ड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला गया, क्या मैं इसको माइनस बोल दूं? और यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो क्या मैं इसको प्लस बोल दूं? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ है तो फ्री रेडिकल बन रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई भी बॉन्ड होगा किसी भी रिएक्शन में दो ही तरह से टूटेगा, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। अनइक्वल कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाए। अब लिखो इसको, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है होमोलिटिक, होमो समझते हो ना, सेम, बराबर, तो होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा वाला हो जाएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा हो जाएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज आइए। होमोलिटिक क्लीवेज में होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बेटा बात नहीं करो, लिख लो साथ साथ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अलग इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए किसका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक क्लीवेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये कब होगा? ये कब होगा ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि डेल्टा EN या तो 0 हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टेंड्स टू 0 हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाए, या तो डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे Cl और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा कब? जब हम हीट देंगे, हीट का मतलब डेल्टा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, दूसरा Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। और जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, फ्री रेडिकल के ऊपर चार्ज नहीं दिया जाता। अब जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, हालांकि वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फिर भी जब मैंने बहुत ज्यादा हीट दे दिया, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर हुआ? मान लो, ध्यान देना बोर्ड पे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? यहां पे 2.5 है, यहां पे 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 का है। 0.4 तक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब 0 ही मानी जाती है।
0.4 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आ रहा है तो इसको जीरो ही माना जाता है। जब इसको आप हीट करोगे तो कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में टूटता है। इसीलिए आगे जाके पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन में एल्केन की रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन देती है। क्यों? एल्केन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 है, ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया वो, तो जीरो के बराबर हो गया। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट जीरो या जीरो के आसपास हो, क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 0.4 तक हम लोग मान के चलते हैं जीरो, यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो अप टू 0.4। 0.4 तक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर। लेकिन 0.4 के आगे 0.5 भी आ जाता है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं आपके पास डेल्टा EN हाई, डेल्टा EN अगर हाई है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हाई का मतलब ग्रेटर देन 0.5 अगर आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। जैसे मान लो आपके पास कार्बन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, कार्बन के 2.5 है और क्लोरीन का 3 है, तो कार्बन और क्लोरीन यानी कि हेलो एल्केन की जब रिएक्शन करोगे तो वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, उस पर आ गया माइनस चार्ज। चूंकि बॉन्ड टूट चुका है तो कंप्लीट माइनस आ जाएगा और बॉन्ड यहां से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गया, प्लस आ गया। आप मान लो H और F की रिएक्शन करा रहे हो, H और F के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन अगर आपने हीट कर दिया, लेकिन अगर आपने हीट कर दिया तो जब आप बॉन्ड तोड़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई आ रहा है, H प्लस आ जाएगा और F में माइनस चला गया। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है मतलब 0.5 या उससे ज्यादा है, लो है यानी कि 0.4 तक है, तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन फ्री रेडिकल होगा। आपने पढ़ा होगा हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन भी पढ़ना, उसमें बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, तो वो सारे फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। हो गया होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, हो गया। इसको बोलते हैं बेटा होमोलिटिक क्लीवेज में क्या यहां पे आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, यहां पे तो चार्ज होता नहीं है, तो आयोनिक नहीं है ये, अनआयोनिक क्लीवेज बोलते हैं इसको। आयोनिक नहीं है, दिस इज अनआयोनिक क्लीवेज। और उस वाले में आयंस बन रहे हैं यानी कि आयोनिक क्लीवेज। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, अनआयोनिक क्लीवेज हुआ है, तो क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। और अगर आपके पास आयोनिक क्लीवेज हुआ है तो क्या केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ है? केटायन एंड एनायन फॉर्मेशन। यहां पे फ्री रेडिकल बना है और यहां पे केटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें बेटा यही पढ़ना है, केटायन एनायन फ्री रेडिकल। यहां तक तो क्या था? इंट्रोडक्शन, जो आप 9th 10th क्लास में मैडम से पढ़ लेते हो और फिर वो पाप को सर को धोना पड़ता है, वो मैं अभी तक वही कर रहा था। अब आपका जीओसी स्टार्ट होगा। अब जो अगला हेडिंग है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो आपका जीओसी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कंडीशन ऑफ होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार सवाल आया हुआ है। तो कंडीशन ऑफ होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, देखो आपने कभी देखा हो ऑर्गेनिक, आप लोग रिपीटर हो इसलिए बता रहा हूं, ऑर्गेनिक के रिएक्शन आते हैं ऐसा लिखा हुआ Cl2H न्यू, ऐसा रिएक्शन देखा है? या फिर लिखा हो Cl2 सनलाइट, ऐसा देखा है? या फिर अपने Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा होगा। तो जब भी ऐसा, या फिर लिखा हो सीधा हाई टेम्परेचर, या फिर सिंपली हाई टेम्परेचर लिख दे, तो ऐसे, हाँ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग लिख दे, तो जब भी ऐसा लिखा हो हाई टेम्परेचर, H न्यू, या फिर आपके पास सनलाइट, या फिर आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिखा हो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब लंबे समय तक हीटिंग, तो उन सब केसेस में होमोलिटिक क्लीवेज कराना होता है। जब भी लिखा हो कंडीशंस में लिखेंगे कि यहां पे कब कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, कब कब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि
कंडीशन फॉर होमोलिटिक। होमोलिटिक का कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन आता है आपके पास कि एच न्यू लिखा हो या फिर आपके पास सनलाइट लिखा हो। एक बात बताइए, हम लोग कराते हैं एल्केन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अगर मैं एल्केन और एल्कीन को धूप में छोड़ दूं तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? तो ये सनलाइट में क्यों रिएक्शन कराता है फिर? सनलाइट लिखा है ना, एच न्यू लिखा है, मतलब लाइट है, लाइट की एनर्जी है। तो अगर मैं सनलाइट, ओपन सनलाइट में धूप छत पे रखा हूं तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये तो पता चल रहा है लॉजिकली कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो स्कैटर्ड होती है। सनलाइट जो ऊपर से आ रहा होता है तो काफी लेयर से पास होकर आता है, काफी स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, और फिर नीचे पहुंचता है आपके पास। अगर वही सनलाइट को मैं लेंस से कंसंट्रेट कर दूं एक जगह पे, लेंस लेंस लगाते हैं, कागज जल जाता है, क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट हो गई। जब एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुले छत पे छोड़ दोगे स्कैटर्ड लाइट में, नहीं होगा। तो एच न्यू या सनलाइट या फिर 500 डिग्री सेल्सियस कहीं लिखा हो। 500 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा टेम्परेचर है। 100 डिग्री पे पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, 500 पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद अगर लिखा हो आपके पास प्रोलॉन्ग हीटिंग, हाँ, कुछ सवाल है? सर बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? एच न्यू या सनलाइट या 500 डिग्री सेल्सियस या प्रोलॉन्ग हीटिंग अगर आपके सामने लिखा हो, आपने ये भी रिएक्शन पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो, HBr परऑक्साइड है ना, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। HCl परऑक्साइड में नहीं लगता है। आगे पढ़ना है, ये सब आपके सामने आएगा। तो जब जब आपके सामने परऑक्साइड लिखा हो, जब जब आपके सामने बेटा परऑक्साइड लिखा हो, यानी कि क्या करना है? होमोलिटिक क्लीवेज कर लेना है, फ्री रेडिकल बना लेना है। जब जब आपके पास नॉन पोलर सबस्ट्रेट लिखा हो, जब जब आपके पास नॉन पोलर सबस्ट्रेट आ जाए तो आपको क्या करना है? होमोलिटिक क्लीवेज। नॉन पोलर का मतलब ही हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर आपके पास नॉन पोलर ही सॉल्वेंट आए, यानी कि फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास? होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि फ्री रेडिकल बनाना है, आंसर आएगा। जीओसी ये सिखाता है कि रिएक्शन बॉन्ड तोड़ना कैसे है, हाइड्रोकार्बन ये सिखा देगा बॉन्ड बनाना कैसे है, फिर आगे के 4 चैप्टर में बॉन्ड बनवाएगा आपसे वो। फिर एक डब्बा ऊपर बना लेते हैं जहां पे लिखेंगे कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक, कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक, मतलब केटाइन एनाइन का कैसे बनेगा? कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक की कंडीशन में ध्यान देना, क्या आपके पास लो टेम्परेचर बोल दूं भाई, उसका उल्टा होगा यहां पे, लो टेम्परेचर पे केटाइन एनाइन में हो जाएगा। यहां पे परऑक्साइड नहीं होगा। दूसरा, पोलर सबस्ट्रेट कहीं लिखा हो, यानी कि पोलर सबस्ट्रेट अगर हो तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हो गया, आयनिक। अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट लिखा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हो गया, यानी कि आयोनिक। हुआ क्लियर? बस, दिस इज बॉन्ड क्लीवेज। अब लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां से आपका जीओसी स्टार्ट हो रहा है। मजेदार टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ लॉजिकल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, लॉजिकल है सब कुछ। कितने लोग घर चले जाते हैं क्लास के बाद, 2 बजे वाली क्लास के बाद? 2 बजे कितने घर चले जाते हो? कितने लोग जाते हैं? एक बार हाथ उठा। अच्छा, सारे ही तो जाते हैं फिर। तो तुम ही लोगों को दिक्कत होगी जाने में, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया होगा। ज्यादा बहस ना करना, साइड से निकल जाना, वरना फिर आप ही का वो यात्रा निकाल देंगे, ठीक है? और ये पॉलिटिकल पार्टी की रैली है तो इसलिए खास करके नहीं, ठीक है? फॉर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, उस वजह से रिजर्वेशन के लिए है, नॉट फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स वाला प्रोटेस्ट अलग है। हाँ, वही है, वो यूपीएससी का है, आपके आपके मुद्दे की बात भी नहीं है वो, ठीक है? चलो, एक मेरा स्टूडेंट रहा है पुराना, वो यूपीएससी कर रहा है एमबीबीएस के बाद,
मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कि यूपीएससी कर जाए, फिर मैं और थोड़ा लाल बत्ती वगैरह ले घूमूंगा, मुझे कौन रोक सकता, मेरा स्टूडेंट डीएम है भाई। क्यों? ऐसा मना रहा हूं मैं कि भाई उसका हो जाए, बहुत टैलेंटेड है वो उधर से किया था। राव से नहीं किया है, एमबीबीएस उसने वर्धमान महावीर से किया। वर्धमान महावीर से करने के बाद फिर उसने 1 साल प्रैक्टिस किया ताकि डिग्री मिल जाए, और उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया। अब वो घर पे बैठ के सेल्फ तैयारी कर रहा है, उसका हो गया, फिर देखना, फिर तो मैं तुमसे 2 फुट से मिलूंगा, है ना, दूरी से, कि भाई अब मेरा पढ़ाया हुआ लड़का अगर डीएम बन जाता है, बताओ, सेल्फी डालूंगा फिर मैं उसके साथ। चलो नेक्स्ट। मेरे पापा से अभी मैं गया था ना, मिला, तो मेरी फैमिली अभी एक साथ इकट्ठे हुए थे सारे लोग। तो पापा का कहना था ठीक है, लेकिन आईएएस की तैयारी कर लेते तो ठीक ही रहता। अभी की बात बता रहा हूं मैं, 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। यूपीएससी कर लो तो ठीक ही रहेगा, बढ़िया नौकरी हो जाएगी। कल की परसों की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उनको अभी भी यही लग रहा है कि मैं कुछ तो 2 नंबर का धंधा कर रहा हूं, जहां से मैं पैसे आ रहे हैं, जहां से मैं अपना घर चला रहा हूं। उनको अभी भी यही माइंडसेट में है, सोचो कि भाई यूपीएससी करेंगे तभी कुछ बढ़िया होगा, अदरवाइज तो बढ़िया हो ही नहीं सकता। मैं अपना बैंक स्टेटमेंट किसी को नहीं देता हूं। लिख लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हालांकि ये मुद्दा तो आपके घर पे भी होगा, नहीं है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनो। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का। इंटरमीडिएट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी प्रोसेस में बीच में बने, दैट इज इंटरमीडिएट। नॉट स्टार्टिंग, नॉट फाइनल, इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल ऑफ द प्रोसेस। इंटरमीडिएट का अगर डिक्शनरी मतलब खोजेंगे, इट इज मिडिल ऑफ एनी प्रोसेस। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, अब रिएक्शन होने में आप पढ़ते हो काइनेटिक्स के अंदर की टाइम लगता है, कोई ना कोई टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी लगना है। तो रिएक्शन होने में टाइम लगता है, तो रिएक्शन के बीच में एक फॉर्मेशन होता है स्पेशी का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल स्पेसी है जो रिएक्शन के दौरान बीच में फॉर्म होता है और रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने से पहले खत्म भी हो जाता है। मतलब आप अगर कोई सामने रिएक्शन करा रहे हो, हाइड्रो कुछ नीले में पीले मिला रहे हो, तो आपको दिखेगा नहीं इंटरमीडिएट, सीधा आपको प्रोडक्ट दिखेगा। बट जो साइंटिस्ट हैं वो तो पूरा देखेंगे, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, उनको इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन खत्म हुआ, आपको स्टार्टिंग में कैसे हो रहा है वो दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा सीधा कैसे खत्म हुआ, लेकिन बीच में क्या हुआ वो आपको नहीं दिखेगा। और बीच में ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो इसका मतलब बनेगा और तुरंत खत्म भी हो जाएगा। तो अनस्टेबल स्पेसीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड गेट्स फिनिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से पहले खत्म भी हो जाता है वो, ठीक है? वो कौन है उसके बारे में लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अनस्टेबल स्पेशीज, सबसे पहली बात, कोई इंटरमीडिएट के बारे में पूछे, अनस्टेबल स्पेशीज होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। अनस्टेबल स्पेशीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अनस्टेबल स्पेसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है? अनस्टेबल है तो तुरंत खत्म भी हो जाएगा, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड गेट्स फिनिश्ड, ये खत्म भी हो जाता है, एंड गेट्स फिनिश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के प्रोडक्ट बनने से पहले, कंप्लीशन से पहले आपके पास ये फिनिश भी हो जाता है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। आई होप ये क्लियर होगा। रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन खत्म हुआ, उसके बीचों बीच बनता है ना? कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब बनेगा, एकदम बीच में बनेगा या कब बनेगा, नहीं। रिएक्शन के बीच में कहीं भी बन सकता है ये, लेकिन ये जरूर तय है कि रिएक्शन के खत्म होने से पहले खत्म भी हो जाता है। गेट्स फिनिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अनस्टेबल स्पेशीज है तो रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है? अनस्टेबल स्पेशीज है तो लिखेंगे पहला पॉइंट, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, तभी तो रिएक्ट करके और फिनिश भी हो जाता है। तो हाईली रिएक्टिव स्पेशीज, हाईली रिएक्टिव स्पेशीज,
ठीक है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। उसके बाद आपके सिलेबस में 6 इंटरमीडिएट हैं, जिसमें से 3 आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में 6 हैं। पहला है आपके पास फ्री रेडिकल, या फिर लिखो पहला है आपके पास कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के बीच में बनेगा और फिनिश भी हो जाएगा। कार्ब अनायन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन का बस एक रिएक्शन है, बस उतना ही आपको समझना है, कार्बीन पढ़ना नहीं है। उसके बाद 5वां नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ये सिलेबस में ही नहीं है। और बेंजाइन, ये भी सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, इसमें लिखेगा नॉट इन सिलेबस। ठीक है, कार्बीन में ओनली 1 रिएक्शन, कार्बीन का केवल एक रिएक्शन है, वो सिलेबस में है, केवल वो रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन, आरटीआर बोलते हैं बेटा उसको हम लोग। ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन पढ़ना आपको, आरटीआर, कार्बीन। बाकी आपको डिटेल में यही तीनों पढ़ना है, कार्बोकेटाइन, कार्ब अनायन और फ्री रेडिकल। अनस्टेबल स्पीशीज हैं जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे और खत्म भी हो जाएंगे उससे पहले। हां, लिखो कार्बोकेटाइन, हेडिंग डालो कार्बोकेटाइन। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट है अभी। 20 मिनट ही है? कितने बजे होता है? 45 तक ही होता है। कार्बोकेटाइन तो 20 मिनट का टॉपिक है, एक तो पढ़ा ही देना चाहिए यार। ए रुक जाओ, 20 मिनट का टॉपिक है भैया कार्बोकेटाइन। लिखो कार्बोकेटाइन यार, लेकिन दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ, तो फिर हमें सवाल खड़े करेंगे। हाँ भाई, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अब बाहर कोई दिक्कत होगा तो पता लगे वीटी सर ने देर छोड़ा था। तो अगर कोई बाहर पूछे कहां पढ़ने गए थे, बोलना घूमने गए थे, बोलना घूमने गए थे।